तो आसाराम पर फैसला सुनाने के लिए जज अब पहुंच चुके हैं अदालत के अंदर। नाबालिग से रेप केस में फंसे आसाराम पर आने वाले इस फैसले पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और थोड़ी देर में यह फैसला आ सकता है। आपको बता दें, जज अंदर पहुंच चुके हैं। वो इस वक्त जेल में ही जो अदालत बनाई गई है वहां पर है। साथ ही वो पांचों आरोपी आसाराम को मिलाकर वो भी अब जेल के अंदर हैं। ये शिवा, शिल्पी, शरद चंद्र और प्रकाश, ये और 4 लोग हैं जो कि इस पूरे मामले में आरोपी सह आरोपी हैं आसाराम बापू के अलावा। ये सब भी अब जेल के अंदर हैं और बताया जा रहा है कि कभी भी यह फैसला सुनाया जा सकता है। जज मधुसूदन शर्मा SC/ST कोर्ट से रवाना होकर अब से चंद मिनट पहले जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचे हैं और उनके साथ इन सभी आरोपियों के वकील भी जेल के अंदर गए। बताया जा रहा है थोड़ी देर में यह फैसला सुनाया जा सकता है। मामला 2013 का है। अगस्त 2013 में एक 16 साल की लड़की ने आरोप लगाया आसाराम बापू पर, उसके साथ यौन शोषण करने का, बलात्कार करने का। इसके बाद आसाराम गिरफ्तार हुए। 4.5 साल से इसी जोधपुर जेल में बंद हैं। आसाराम पर फैसले से पहले केस से जुड़े सभी आरोपी जेल लाए गए हैं और कोर्ट से जेल रवाना होने से पहले हमारे संवाददाता मनीष झा ने उनसे बात की। तो आप देख रहे हैं कि इस केस में अब आसाराम के मामले में अब फैसले की घड़ी आ गई है और इस केस के जो दूसरे आरोपी हैं उन सब को लेकर पुलिस अब कोर्ट रूम से जेल ले जा रही है। और इस समय पुलिस की गाड़ी में दूसरी आरोपी शिल्पी मौजूद हैं, जो कि उस हॉस्टल की वार्डन थी जहां पीड़ित लड़की पढ़ती थी। और अब से कुछ ही देर के बाद आसाराम मामले में फैसला आने वाला है। शिवा, फैसले को लेकर क्या उम्मीद है? न्यायालय पे पूरा भरोसा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा, क्या उम्मीद है आप लोगों को? फैसला आने वाला है थोड़ी देर बाद। हाँ, तो आने वाला ही है भाई। हाँ, क्या लगता है आपको? हमें न्याय मिलेगा ही, न्याय पे पूरा भरोसा है। शरद आप कुछ कहना चाहेंगे? अब कुछ ही देर में फैसला आएगा, फैसले की घड़ी आ गई है। बस फैसला आने वाला है, जस्ट वेट फॉर दैट। 4 साल का लंबा ट्रायल हुआ, आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं? पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। तो ये हैं वो 3 आरोपी जो कि ले जाए जा रहे थे जेल के अंदर। फिलहाल ये तीनों जमानत पर बाहर थे। बहुत से मेहमान हैं, फिर उनका रुख करते हैं। एक बार फिर परिचय करा दें सबका आपसे। स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी, संदीप कौर जी, आप सनातन संस्था के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। पंडित महेंद्र मिश्रा, तीनों मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ। रेखा अग्रवाल जी और निशांत बिश्नोई जी, आप दोनों सीनियर वकील हैं, हमारे साथ हैं। एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हुए, और निशांत बिश्नोई साहब आपसे बात करना चाहेंगे। 4.5 साल का वक्त पॉक्सो एक्ट की धाराएं तक लगी हुई थी, लेकिन आपको लगता है ये वक्त जरूरत से ज्यादा लगा? कई बार आरोप लगाया गया आसाराम के ऊपर और उनकी लीगल टीम के ऊपर कि उन्होंने इस केस को लंबा खींचने की कोशिश की। देखिए, हमने हमेशा और हमेशा कोर्ट का साथ दिया। हमने हर ट्रायल पहले दिन से अटेंड की, रोज कोर्ट जाते थे। जब जब कोर्ट ने हमें बुलाया तब तब हम गए। एक भी एप्लीकेशन हमारी तरफ से ऐसी मूव नहीं की गई जिससे कोर्ट की प्रक्रिया में कोई डिले हो। तो इसलिए ये कहना कि हमारी तरफ से या वकीलों की तरफ से या लीगल टीम की तरफ से कोई डिले हुई है, ये सरासर गलत है। चलिए ठीक, और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि पहले दिन से हम लोगों ने यही बोलिए। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि पहले दिन से हम लोगों ने ये बोला है कि एक साजिश है जो आसाराम बापू जी के खिलाफ रची गई है। और जो आप बार बार कह रहे हैं कि भाई जो हमारी बेल्स डिसमिस की जा रही है, इतनी सालों से डिसमिस, आप ये देखिएगा, जब भी हमारी बेल फाइल होने वाली होती थी या बेल जब की सुनवाई होने वाली होती थी, तो कोई ना कोई एक ऐसी घटना होती थी जिसकी वजह से कोर्ट का जो माइंड है वो प्रेजुडाइज हो जाए। चाहे वो किसी पे अटैक हो जाता था, किसी विटनेस के ऊपर। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं, बहुत आसानी, बहुत तथ्य ये जो मैं बोल रहा हूं कि जो साजिश है वो इस चीज से साबित होती है कि ये साजिश थी जो हमारे खिलाफ है। और हमें पूरा भरोसा है कि आज कोर्ट इन सब चीजों को देखेगा और हमें न्याय देगा और हमें बाइज्जत बरी करेगा। ये आप कह रहे हैं कि आसाराम को फंसाने की साजिश थी, जो हमले हुए वो इस साजिश का हिस्सा थे। जिन पर हमले हुए हैं, जो लोग मारे गए, उनके परिवार वाले कहते हैं कि ये आसाराम की साजिश है, उनके समर्थकों की साजिश है कि सारे गवाहों को किसी तरह डराया धमकाया जाए। बहरहाल इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इंतजार कर रहे हैं हम इस फैसले का। आपको सीधे जोधपुर सेंट्रल जेल एक बार फिर लेकर चलते हैं। वहां पर मनीष भट्टाचार्य इस वक्त मौजूद हैं, कुछ और अपडेट है उनके पास। मनीष, मनीष आपको आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल सौरभ, सवाल दोहराएं अपना। जी हाँ, कुछ और अपडेट है फिलहाल? कोई और खबर आ रही है जेल के अंदर से?
देखिए फिलहाल अब 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा अदालती कार्रवाई में, लेकिन अदालती कार्रवाई जेल के अंदर क्या होगी, कैसे होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अदालती कार्रवाई शुरू होने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, लेकिन किस तरीके से शुरू होगा, जज कैसे किससे क्या बात करेंगे और क्या क्या वकीलों की किस तरीके से बातचीत होगी? देखिए, जो मेकशिफ्ट कोर्ट यहाँ पर बनाया गया है इस फैसले के लिए, उसमें सबसे पहले जो सारे आरोपी हैं उसको कोर्ट रूम के अंदर लाया जाएगा। जो बगल की बैरक में आसाराम बंद है, आसाराम को उस कोर्ट रूम में लाया जाएगा, जो वहाँ कोर्ट रूम बनाया गया है। इसके अलावा जो इस आरोपियों के वकील हैं, आरोपियों के वकीलों भी कोर्ट रूम में इंतजार करेंगे और फिर आकर जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठेंगे। उनके पास फैसले की वो कॉपी है, सबसे पहले आकर वो अपना फैसला सुनाएंगे। उसमें यह होगा कि क्या इस मामले में आसाराम और जो बाकी 4 आरोपी हैं वो दोषी हैं या फिर उन्हें बरी किया जाता है। अगर बरी किया जाता है तब तो निश्चित तौर पर फिर जो कानूनी प्रक्रिया है वो अलग चलेगी, लेकिन अगर दोषी हैं तो फिर अदालत बताएगी, जज साहब बताएंगे कि इस मामले पर सजा पर बहस कब होगी, क्या वो आज ही सुन लेंगे या फिर किसी और दिन के लिए वो समय रखेंगे। जी। और इस पूरे प्रोसीडिंग में लगभग कितना समय लगेगा? हम मान के चले 1 से 1.5 घंटा का वक्त अभी लग सकता है फैसला आने में। देखिए, फैसला सुनाने में तो मुझे लगता है बस 2-2.5 मिनट का वक्त लगेगा, क्योंकि जैसे ही जज साहब कुर्सी पर आएंगे वो सीधे सब अपना फैसला उनको आकर पढ़ना है। यहाँ पर कुछ और करना नहीं है, पहले उनको आकर फैसला पढ़ना है। लेकिन उससे पहले चूंकि जज साहब कोर्ट से जेल आए हैं, यहाँ पर जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट बनाया गया है, उससे पहले जो वकील सब यहाँ आए हैं तो उन सब वकीलों की मोबाइल फोन को रखवाना, और क्योंकि आखिरकार अगर आप देखें तो ये एक जेल कंपाउंड है, इसके अपने नियम हैं, इसके अपने मैनुअल्स हैं। इसलिए यहाँ पर जेल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि भले ही कोर्ट के ऑर्डर से वो सारे लोग यहाँ आए हैं, लेकिन चाहे वकील हो चाहे आरोपी हो, कोई भी सुरक्षा को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज जेल अथॉरिटी नहीं चाहेगी। इसलिए उनके मोबाइल्स रखवाए जाएंगे और तमाम चीजों के बाद उनको वहां पर। सौरभ, एक बात जो मनीष झा ने बताई वही हमारे जो अंदर से सोर्सेस है वो उनसे जो पता लगा है उसके मुताबिक यही है कि जज, उनका रीडर, उनका एलडीसी, वकील सब जब पहुंच रहे हैं बैरक में, उससे पहले उनके मोबाइल वगैरह सब कुछ बाहर ही रखवा लिए गए हैं। चलिए, आप लोगों के पास हम लौटते रहेंगे। मनीष झा और मनीष भट्टाचार्य लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर से। बाकी मेहमानों के पास चलते हैं। स्वामी जी, ये बताइए, जो बार बार कोशिश की गई और लगभग इन 4 सालों के दौरान एक फिजा खड़ी करने की कोशिश थी कि हिंदू धर्म पर हमला है जी। एक आरोपी, चाहे वो धर्मगुरु हो, उस पर आरोप बहुत संगीन लगा। एक बच्ची ने बलात्कार का आरोप लगाया, कानून ने वो कार्रवाई करी जो किसी भी और आरोपी के साथ की जाती, उसको पकड़कर जेल में डाल दिया। इसको कोई और रंग देने की कोशिश क्यों की जाए? नहीं, देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा आपकी राय से भिन्नता रखता हूं। केवल आसाराम बापू का मामला नहीं है, साध्वी प्रज्ञा के साथ जो हुआ, असीमानंद जी के साथ जो हुआ, हम लोग देखते हैं कि जब हिंदू धर्मगुरुओं का मामला आता है तो न्याय की देखने की आंखें बदल जाती हैं। और मैं उसमें जो कोर्ट को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो लोग न्यायपालिका के और विक्टिम के बीच के, या जिसे आप तथाकथित अपराधी कहते हैं, उसके बीच का जो सिस्टम है, जो राजनेताओं के हाथ में है, वो सिस्टम पूरी तरह से हिंदू विरोधी है, मैं ये मानता हूं। मैंने अभी आप आज ही के अखबारों में देखिए, एक मौलाना कल गाजियाबाद जिले में उसने 10 साल की बच्ची का, हिंदू बच्ची का यौन शोषण किया है। आज सारा गाजियाबाद रुका हुआ है इस बात के लिए, सारे गाजियाबाद में बड़ा संघर्ष चल रहा है। कल पूरा महाराष्ट्र का परभणी जिला बंद रहा एक 7 साल की बच्ची के साथ, बबलू सैयद नाम के एक उस केस का इस केस से क्या संबंध? देखिए, बात नहीं, आपने जो प्रश्न उठाया कि हिंदुओं को ये लगता है, तो मैं खुद एक हिंदू धर्मगुरु होने के नाते ये बात मानता हूं। और देखिए, जहां तक बात है कि 12 बार उनकी बेल की अर्जी खारिज हुई, ये कोई बात नहीं है। हर बार ऐसा, जैसे मैं बिश्नोई जी की बात से बिल्कुल ये सहमत करता हूं कि हर बार ऐसा कुछ ना कुछ हुआ जिससे जुडिशियरी को, न्यायपालिका को अर्जी खारिज करनी पड़ी। पर हमले हो, देखिए, हमले देखिए, सुनिए, लेकिन वो लोग जो घोषित तौर पर आसाराम के खिलाफ गवाही देते हो, मैं एक बात मीडिया में आकर बात करते हो, एक मिनट बस, हत्याएं हो। देखिए, हत्या, अब इसमें एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, हत्या होना तो जहां सुब्रमण्यम स्वामी जैसे वकील खड़े हों, जहां राम जेठमलानी जी जैसे वकील खड़े हों, वहां लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर गवाह मारा गया तो फिर यह आदमी कभी जेल से नहीं निकलेगा। मैं आप ही का तर्क आप ही के ऊपर इस्तेमाल करता हूं। जहां इतने बड़े बड़े वकील खड़े हो, वो भी उनको जमानत नहीं दिला पाए। नहीं, वो इसका कारण है क्योंकि देखिए, इस तरह से साजिश, देखिए, इस तरह से साजिश रची गई। अच्छा, आपकी बातों पर मैं रेखा अग्रवाल जी से जवाब ले लेता हूं। रेखा अग्रवाल जी, आपने सारी बातें सुनी है, जमानत न मिलने को भी साजिश बताया जा रहा है कि हर बार जमानत की सुनवाई से पहले कोई ना कोई ऐसा कृत्य हो गया, किसी गवाह पर हमला हो गया, कहीं किसी पर एसिड से अटैक कर दिया गया, और इन सब मामलों से अदालत प्रेजुडिस हो गई।
ये बिल्कुल गलत बात है। अदालत किसी भी बातों से कभी भी प्रेजुडिस नहीं होती है। किसी भी इस तरह की घटना से कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट को तो सिर्फ उन तथ्यों को देखना है जो उनके सामने रखे गए हैं। अगर जमानत की अर्जी जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर जमानत की अर्जी जो है उसको जज साहब खारिज करते हैं, वो उनका विवेक है। उनको कई बातों को देखना है कि क्या जो व्यक्ति जिसको हम जमानत देने की सोच रहे हैं वो व्यक्ति है कौन, उसके पास कितनी ताकत है, क्या वो समाज के अंदर बहुत बड़ी प्रतिष्ठा ये मेन पॉइंट है जिसे एस्टेब्लिश किया गया कोर्ट के सामने कि ये व्यक्ति गवाहों को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि गवाहों को नुकसान पहुंच रहा था। नहीं तो जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं कि ये आसाराम बापू की तरफ से पहुंच रहा था। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत लंबी कार्रवाई है। वो अलग आरोप है, वो अलग गुनाह है, अलग गुनाह है, तफ्तीश हो रही है, जांच होनी चाहिए। लेकिन देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं आप हर चीज को एक बड़ी साजिश कह करके, हाँ, साजिश तो है, एक आदमी को सिर्फ फंसाया जा रहा है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने ये नहीं कहा, सौरभ जी मैंने ये नहीं कहा कि एक आदमी को सिर्फ फंसाया जा रहा है। ये तो कोर्ट तय करेगा कि क्या है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन साजिश है, ये मेरा मानना है। अब आप कह रहे हैं फंसाया भी नहीं जा रहा, फिर आप नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल हो रही है, तो इसका मतलब फंसाया जा रहा है। नहीं फंसाया जा, उसके बाद भी जो हुआ, उसके बाद भी जो हुआ। पंडित जी आता हूं आपके पास, आप समझिए एक मिनट, आप कुछ तस्वीरें भी हम दिखाते चले। आसाराम के अहमदाबाद आश्रम से आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। यहां पर उनके बहुत से समर्थक मौजूद हैं। समर्थक रोते हुए दिखाई दिए। आश्रम में प्रार्थना के दौरान इन समर्थकों की आंखों में आंसू थे। ये बात सही है कि आसाराम एक उनके अनुयायियों की जो संख्या है वो करोड़ों में नहीं तो लाखों में तो जरूर थी, और आज भी। हमको हमारे मन में पकड़ लिया गुरुजी, आप आकर। कुछ अपडेट जोधपुर सेंट्रल जेल से भी हमें मिला। आसाराम जेल में काफी बेचैन दिखाई दिए, बताया गया है, और कल की रात उन्हें मालूम था कि फैसला आज सुबह आना है, वो अपने बैरक में टहलते रहे। ये भी बताया जा रहा है कि उनके लिए आश्रम से खाना कल भिजवाया गया था, लेकिन उन्होंने खाना भी ठीक से नहीं खाया। तो आज जोधपुर सेंट्रल जेल में अदालत बैठी है फैसला करने के लिए। आसाराम बापू के ऊपर 4.5 साल पहले आरोप लगाया गया एक 16 साल की लड़की के द्वारा बलात्कार का उनके ऊपर, और आज उस पर फैसला आना है। संदीप कौर जी सनातन संस्था से आती हैं। संदीप जी, क्या कहना है आपको आज के फैसले से पहले? आपको भी कुछ शक शुबा है? जी, सनातन धर्म के जो आस्था स्थान है उसमें एक सबसे मुख्य है गुरु शिष्य परंपरा, और जैसे कि मुझसे पहले कई वक्ता, माननीय वक्ता ये कह चुके हैं कि एक साजिश के तहत इसी सनातन धर्म और इसी गुरु शिष्य परंपरा पर लोगों के आस्था स्थानों पर प्रहार किया जा रहा है। तो इससे न सिर्फ एक गुरु के जो शिष्य हैं बल्कि जो अन्य गुरु हैं उनके विषय में भी संशय एक तरह का जो है उत्पन्न किया जाता है। तो उसके प्रयास सबसे ज़्यादा हैं। मैंने जो चर्चा का थोड़ा सा ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि हम सतही एक विचार करने की बात करते हैं, जैसे ही हम कहते हैं कि इसके पीछे बहुत एक गहरी साजिश है और इसके पीछे बहुत गहरा षड्यंत्र है जिसमें है कि हिंदू धर्म को कमजोर किया जाए, और वो सारे लोग जो हिंदुओं को कन्वर्ट करके दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं उनके लिए एक आसानी हो जाए, तो एक बहुत बड़ा एक कहें तो ग्रुप है जो इसके पीछे कार्य कर रहा है। हम कहें 152 देश क्रिश्चियन, 52 देश मुसलमान और एक भी देश हिंदू नहीं, तो एक जो बचा हुआ देश है उसके धर्म गुरुओं के प्रति। एक बात का जवाब दीजिए। आपने कहा गुरु शिष्य परंपरा पर आघात माना जाएगा इसको, लेकिन अगर क्या यह मुमकिन नहीं है कि कोई गुरु ऐसा गलत काम कर सकता है? अगर आज अदालत ये फैसला देती है कि आसाराम बापू ने ये काम किया था, ये गुनाह किया था, तो क्यों नहीं हम माने अदालत के फैसले? मैं अभी के कुछ फैसलों की अगर बात कहूं तो साध्वी प्रज्ञा जी हैं, स्वामी असीमानंद जी हैं, इनको कितने वर्षों के टॉर्चर के बाद अदालत का फैसला गिना रही है। इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि आज अदालत जो भी फैसला दे आपने आसाराम को निर्दोष माना हुआ है? मैं निर्दोष तो मैं ये कह रही हूं कि इसके पीछे जो षड्यंत्र है उसको समझने का कोई प्रयास ही नहीं कर रहे। आप उस षड्यंत्र की मेरा कहना है उस षड्यंत्र की जानकारी आप लोगों तक कैसे पहुंची? आपको कैसे पता कि कोई षड्यंत्र हो रहा है? ये षड्यंत्र अदालत को क्यों नजर नहीं आएगा? जो षड्यंत्र आपको नजर आ रहा है, स्वामी जी को नजर आ रहा है। देखिए, हम जो भी अदालत का निर्णय है हम उसका सम्मान करते हैं, और जिस प्रकार के तथ्य वहां पर प्रस्तुत किए जाते हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा कि लोअर कोर्ट्स में जो पहले से जो निर्णय होता है बाद में तथ्यों के आधार पर ही कोर्ट ही उसको बदलता है। जी हाँ। तो
वो भी ऐसे भी तो केसेस हमने लेकिन देखे जब तक लेकिन अगर जब कोई भी अदालत किसी भी व्यक्ति को दोषी करार दे दे, जब तक वो किसी और अदालत से बरी नहीं होता, वो दोषी ही माना जाता है। आगे इस फैसले का जो निर्णय होगा वो आगे होगा। अदालत दोषी करार ना दे, हर व्यक्ति निर्दोष माना जाता है, ये हमारे कानून मैंने वही कहा, स्वामी जी आपने सुना, मैंने कहा अगर कोई अदालत किसी को दोषी करार दे दे तो वो दोषी ही कहलाएगा, चाहे वो ऊपरी अदालत से जाकर छूट जाए, लेकिन वो दोषी कहलाएगा अगर निचली अदालत ने भी उसको दोषी करार दिया। पंडित जी जी देखिए, फैसला होता है नेकी का बदी का हरदम, भगवान को दुनिया की अदालत समझो। एक दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि षड्यंत्र होता है, ये होता है या नहीं होता? षड्यंत्र नाम जो शब्द आया कहाँ से आया? क्या हमारे देश में कभी षड्यंत्र हुआ? और कितने षड्यंत्रों का पता लगा? एक भी नहीं। तो षड्यंत्र करते हैं हम लोग, लेकिन आज तक हमारे पास कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जिससे हम ये पता कर सकें कि षड्यंत्र ये है या नहीं है। इसके लिए मैं आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि षड्यंत्रों का जहाँ मामला आ जाए, वहाँ बाहर से, विदेश से आप एजेंसी बुलाइए ताकि वो षड्यंत्रों का पता कर ले। एक दूसरी बात सुनिए, मैं आपको अब विदेश से एजेंसी आएगी, इस बात बिल्कुल आएगी, हर मामले में आ रही। बलात्कार किया कि नहीं किया जी, षड्यंत्र की बात